पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने 16 पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। टाइम कंज्यूमिंग लैंड एंड एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है। 17वें नंबर का पॉइंट है इकोनॉमिक स्लोडाउन। कभी कभी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया के साथ जुड़ चुकी है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो यदि दुनिया के किसी देश में कोई इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ती है और वो धीरे धीरे कई देशों में फैल जाती है और अगर आर्थिक मंदी जैसी स्थिति आ जाती है तो उसका प्रभाव भी भारत की विभिन्न सेक्टर्स में, विभिन्न इंडस्ट्रीज में पड़ता है। जैसे वर्तमान में कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो रुका हुआ है, तो ये आर्थिक मंदी के जैसा एक दौर पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इस प्रकार की अगर आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी कोई समस्या आती है तो उससे भी हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री प्रभावित होती है। अठारहवीं बात है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिनिश्ड वस्तुओं को बाजार से जो है जहां पर बन रहा है वहां से बाजार तक पहुंचाना या फैक्ट्रीज तक कच्चे माल को पहुंचाना, इन सब चीजों में जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। विकसित देशों की तुलना में भारत में ये 3.5 से 4 गुना ज्यादा है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसका एक रीजन ये भी है कि हम जो है क्रूड पेट्रोलियम वगैरह जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, और फिर एक तो यहाँ पर तरह तरह के टैक्स जो है पेट्रोलियम वगैरह पे लगते हैं, अभी उस पर जीएसटी लगता नहीं है, राज्यों का वेट वगैरह ये तमाम सिस्टम लगने के कारण भारत में पेट्रोल डीजल महंगे हैं। ऑलरेडी इनके जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो महंगी हो जाती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होती है तो उसका असर बाकी जो है फिनिश्ड गुड्स पे पड़ता है और उसका फाइनल जो मार्केट वैल्यू होता है वो ज्यादा हो जाता है। 19वें नंबर पे लेस पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील। हम देख चुके हैं इसके पहले कि वर्ल्ड एवरेज लगभग 225 किलोग्राम स्टील का है, लेकिन भारत में 75 किलोग्राम है, जबकि चाइना में देखें तो 525 किलोग्राम है। तो भारत में पर कैपिटा कंजप्शन जो स्टील का है वो कम है, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। 20वें नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन लीकिंग, यानी भारत में जिस तेजी के साथ विकसित देशों में रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन का काम डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा है, इंडिया में वो दिखाई थोड़ा सा कम देता है। उसमें पेस जो है वो हमें लाना पड़ेगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट जो कमियां हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब अगर आपसे आगे पूछा जाता है कि आप सलाह दीजिए कि आयरन स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, तो इन्हीं में से पॉइंट उठा करके आप बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को चाक चौबंद करना पड़ेगा। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, रेल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और जो पेट्रोल डीजल वगैरह की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम, उसमें कम लाना चाहिए। उसके लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए। तमाम बातें आप जो है सजेस्ट इन्हीं पॉइंट्स में से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट कदम है 100% एफडीआई दिया गया है इस सेक्टर में, ठीक है। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड स्टील रिमूव्ड, यानी आयरन स्टील जो स्टील है भारत में वो एक फ्री ट्रेडेबल गुड्स बन गया है। फ्री ट्रेडेबल गुड्स का मतलब ये होता है कि बिना किसी टैक्स के आप उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो भारत में अगर इंपोर्ट करना है तो भी उसमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, या कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के मामले में कुछ थोड़ा मोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी लगता भी होगा, लेकिन एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 है, ताकि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सके। तीसरे नंबर पे BIS अप्रूव्ड फॉर इंप्रूव्ड स्टील, यानी अगर जो स्टील है हम बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसका BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा अप्रूवल जरूरी है, जिससे ये पता चल सके कि
ये स्टैंडर्ड का स्टील है या नहीं। अगर सब स्टैंडर्ड का है तो हम वो इंपोर्ट वाला जो माल है वो वापस भेजेंगे और ऐसी कंट्रीज के साथ फिर हम जो है स्टील उससे नहीं लेंगे। चौथे नंबर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 30% ऑन आयरन ओर एक्सपोर्ट। अगर हमारे देश में आयरन ओर होता है तो अयस्क है, और अगर हम उसका सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दें तो हमारे पास आयरन ओर बचेगा नहीं, फिर हम स्टील बना नहीं सकते। तो हमारा आयरन ओर हमारे यहाँ रहे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टील बना सकें। इसलिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को रोकने के लिए एक्सपोर्ट में 30% जो है वो ड्यूटी लगा दी है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर हमने चर्चा किया था फिनिश्ड स्टील के मामले में एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 है, लेकिन आयरन ओर के मामले में एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो 30% है। अगली बात हम देखते हैं स्टील कंज्यूमर काउंसिल। स्टील कंज्यूमर काउंसिल एक बनाया गया है जिसका उद्देश्य है कि कंज्यूमर स्टील के और किस किस प्रोडक्ट का उपयोग कर सकता है, यानी व्हाट आर दी वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ स्टील, इस पे उसको वर्कआउट करना है ताकि स्टील का कंजप्शन हमारे देश में बढ़ सके, कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा चीज स्टील बेस्ड ले सके। ठीक है, चलिए छठवें नंबर पे देखते हैं नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में लाई गई। देखते हैं इस पॉलिसी के क्या क्या उद्देश्य है। पहला, बिल्ड अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, यानी भारत की आयरन स्टील इंडस्ट्री को दुनिया के रिस्पेक्ट में एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर लेके आना है ताकि हम दुनिया की विकसित देशों के साथ स्टील के मामले में कंपटीशन कर सकें, हम इस कंडीशन में पहुंचे। इसके लिए हमें अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ानी पड़ेगी, स्टील कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, स्टील की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, स्टील के कॉस्ट को इंटरनेशनल लेवल पे लाना पड़ेगा। ये तमाम प्रयास यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग पर कैपिटल स्टील कंजप्शन टू 160 किलोग्राम बाय 2030। 2030 तक स्टील कंजप्शन को बढ़ा करके जो वर्तमान में 70 किलोग्राम है 160 किलोग्राम तक लाना है। तीसरा, प्रमोट डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री एंड मेक इन इंडिया। डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को हमें प्रमोट करना है, इंपोर्ट को कम करना है, दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी है, और भारत में जितने स्टील और स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट बने वो मेक इन इंडिया यानी भारत के अंदर बने, ये कोशिश करनी है। Adopting global standards on health, safety and quality। आयरन स्टील सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी और जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं स्टील से उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल का हो, ग्लोबल लेवल का हो, इस पर हमें वर्कआउट करना है। और पांचवी बात, इंपोर्ट रिडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। सातवां पॉइंट, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन PSUs एंड प्राइवेट कंपनीज बोथ। प्राइवेट कंपनी जो स्टील आयरन के सेक्टर में है और जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, दोनों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बढ़ाना है। आठवीं बात, इंडस्ट्री ड्रिवन स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया। इसको 2018 में इस मिशन को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दूसरे अन्य मिनिस्ट्रीज, इंस्टीट्यूट्स, IITs इत्यादि के साथ मिलकर के स्टील के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। 9वें नंबर पे स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। स्क्रैप का मतलब होता है छीलन, ठीक है। जैसे कभी आप स्टील कटवाने जाएं या लोहा कटवाने जाएं तो उसके जो छोटे छोटे कण निकलते हैं काटने पर, ठीक है, ये लकड़ी को जिस तरीके से छीलते हैं तो उसकी जो छीलन निकलती है, तो उसी प्रकार आयरन स्टील इंडस्ट्री में जब कच्चे स्टील को फिनिश्ड स्टील में, फिर फिनिश्ड स्टील से कोई मटेरियल बनाया जाता है तो उससे बहुत सारा छीलन, स्क्रैप निकलता है। उस स्क्रैप का दोबारा से हम उपयोग कर सकें, इसलिए ये पॉलिसी लाई गई थी। इसमें 6R पर फोकस किया गया है, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चर। तो जो स्क्रैप हमें मिलता है उसके साथ ये 6R वाली एक्टिविटीज हमें करनी है। 10वें नंबर पे पूर्वोदय इनिशिएटिव्स 2020। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये इनिशिएटिव्स लिया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के जो ईस्टर्न स्टेट्स है जहां पर कोल और आयरन दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में ज्यादा से ज्यादा स्टील प्लांट इंडस्ट्री डेवलप किए जाएं, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी काफी मात्रा में, ठीक है। तो देखते हैं, सेटअप न्यू स्टील प्लांट्स एंड एनहांसिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईस्टर्न स्टेट, दैट इज झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अब हम कुछ नोट्स देखते हैं। पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट्स, भारत में जितने स्टील प्लांट्स लोकेटेड हैं वो इंटीरियर पार्ट में हैं। केवल 2 ऐसे स्टील प्लांट्स हैं जो बंदरगाह पर, तट पर स्थित हैं। ऐसे 2 स्टील प्लांट्स हैं, नंबर 1 पारादीप स्टील प्लांट, नंबर 2 विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो कि कर्नाटक के भद्रावती पर लोकेटेड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पोहांग स्टील कंपनी, शॉर्ट में इसको पोस्को कहा जाता है, साउथ कोरिया की एक कंपनी थी, 2005 में भारत आई,
और उड़ीसा सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत उड़ीसा के गोपालपुर में एक स्टील प्लांट ये कंपनी लगाने वाली थी। लेकिन उसने लैंड वगैरह भी एक्वायर कर लिया, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल दिक्कत के चलते 2017 में फाइनली वो कैंसिल हो गया और वो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर उठा करके वापस साउथ कोरिया चली गई। ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ा भारत पर कि जो विदेश से आने वाली कंपनियां हैं उनको आप 12-15 साल लटका के रखो और फाइनली क्लियरेंस ना मिले। तो जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था लो एफडीआई इनफ्लो, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये सब चीजें हैं। पिट्सबर्ग अमेरिका में है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। इसलिए देश के किसी भी जगह पर यदि आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप है तो उसको मेटाफोरिक रूप से बोल देते हैं पिट्सबर्ग। जैसे जमशेदपुर इज द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत में जमशेदपुर लीडिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेंटर है। ठीक है, अगली बात हम लोग देखते हैं, आयरन एंड स्टील इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम इंडिया। भारत जितने आइटम एक्सपोर्ट करता है अपने यहां से, उसमें से आयरन एंड स्टील का नंबर 5 आता है। ठीक है, पहले नंबर पे है पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम जो से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो है। ठीक है, और बाकी और कौन से वो बाद में देखेंगे। चलिए अगली हम देखते हैं यहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी में, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका। जीडीपी में 2% का कंट्रीब्यूशन करता है, डायरेक्टली 6 लाख इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और इनडायरेक्टली 13 लाख इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हमारा ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अदर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री बचे हुए हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।